आपके स्कूल का अनुशासन क्या है? आपके विद्यालय का डिसिप्लिन क्या है? मैंने इसीलिए आपको यहां बुलाया है ताकि ये पता लगे कि स्कूलों में केवल अक्षर का ज्ञान मिलता है या आचरण का ज्ञान भी दिया जाता है, जीवन में संस्कार भी आरोपित किए जाते हैं। आपके बैठने से, चलने से, बोलने से पता चल जाएगा कि आप किस स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, बेहतरीन विद्यालय में पढ़ते हैं आप। लेकिन मैं इन बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि बेहतरीन विद्यालय में पढ़ने से कोई बच्चा बेहतरीन हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि महान स्कूल में पढ़ने से बच्चा महान हो जाए। अरे लोग कहते हैं कि कॉन्वेंट की शिक्षा और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने से बच्चा महान होता है, और मैं तो ये कहता हूं कि महान बच्चा जहां पहुंच जाता है वो स्कूल महान हो जाया करता है और वो स्थान महान हो जाया करता है। आओ हम यहां बैठकर अपने स्कूल को महान बनाएं। महान कभी इमारत नहीं होती है। बहुत सुंदर किसी स्कूल की बिल्डिंग है तो वो स्कूल सुंदर नहीं हो सकता है। अरे जितने अनुशासन प्रिय वहां के बच्चे हैं वो स्कूल उतना ही ज्यादा सुंदर हुआ करता है। ध्यान रखिए, आए अपने स्कूल को महान बनाए। महान स्कूल में जाने से कोई महान नहीं हो जाता है। मैं भी मान्यवर सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं और हम कुछ बच्चों ने मिलकर के ये बीड़ा उठाया था अपने स्कूल में कि हमारा स्कूल भले गांव का हो, पिछड़ा हो, उसकी बिल्डिंग भले खूबसूरत ना हो, लेकिन हम सब बच्चे ऐसी पढ़ाई करेंगे कि सुंदर सुंदर भवन वाले स्कूल भी पिछड़ जाएंगे। अरे ध्यान रखना, बिल्डिंग कितनी सुंदर है इससे स्कूल का आदर्श नहीं देखा जाता है, और बच्चे कितने मन लगा कर पढ़ते हैं और कैसा वहां का रिजल्ट आता है, ये स्कूल का आदर्श स्थापित हो जाता है। आए हम अपने स्कूल को महान बनाएं। ध्यान रखना, जो स्कूल हमें महान बनाता है, जो स्कूल हमें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, हमारा भी फर्ज है कि हम स्कूल को स्कूल ना रहने दें। अरे ऐसा आचरण बनाए कि हमारा स्कूल सरस्वती का मंदिर बनकर के खड़ा हो जाए, जिनवाणी का मंदिर बनकर के खड़ा। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अकेले शिक्षकों से स्कूल महान नहीं होगा, विद्यार्थियों को भी महानता के कार्य करना पड़ेंगे। आए सबसे पहले अपने विद्यालय को महान बनाने का प्रयास करें। कैसे बनेगा विद्यालय महान? हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से, हमारे रहन सहन से। किसी स्कूल में बच्चे मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपने स्कूल को गंदा करते हैं, तो समझना वो स्कूल महान कभी नहीं बन सकता है। आपको और हमको मिलकर के स्कूल को महान बनाना है। हमारा स्कूल गांव में था और कभी कभी स्कूल को महान बनाने के लिए हमारे शिक्षक वृक्षारोपण भी हमसे करवाते थे, और कभी कभी वो स्थिति बनती थी कि जो बगीचा बच्चों ने लगाया था उसके फूल भी चुनना पड़ते थे, पुराने फूलों को निकाल करके बाहर फेंकना पड़ता था। ध्यान रखिए, महान बनाइए स्कूल को। जो बच्चे अपने शिक्षकों के चरण छूते हैं वो स्कूल महान हो जाया करता है। ध्यान रखिए। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का आशीर्वाद दे दो? बोले आज मेरा एग्जाम है, मेरी परीक्षा है, आज मेरा पेपर है, आशीर्वाद दे दो कि मैं पास हो जाऊं। मैंने उस बच्चे से कहा तू बहुत गलत जगह आ गया है, मेरे आशीर्वाद से तू कैसे पास हो जाएगा? एक बात बताओ, तुम्हारी कॉपी चेक होने तो मेरे पास भी नहीं आना है, ना मैं तुम्हारी मार्कशीट बना सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे पास कर सकता हूँ? लेकिन उस बच्चे से मैंने कहा कि जा, मेरे पैर छूने की अपेक्षा अपने क्लास टीचर के पैर छू ले तो शायद वो रहम करके तुझे पास भी कर दे। अरे ना मंदिर में पास होते हैं, ना गुरुओं के चरणों में पास होते हैं। अरे मंदिरों में जाकर नारियल चढ़ाने वालों, यदि समर्पण के साथ अपने शिक्षकों से विनम्रता का व्यवहार करो तो भगवान सुने या ना सुने, तुम्हारा शिक्षक तुम्हें जरूर सुन सकता है और तुम्हारे जीवन को महान बना सकता है। स्कूल को महान बनाना है।
ध्यान रखिए। गुरुओं का सम्मान करो, ये संस्कार है। आपके स्कूल में आपके शिक्षक आपको अक्षर का ज्ञान देते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता हूं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता हूं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता हूं, ना मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाऊंगा, ना मैं तुम्हें संस्कृत ना इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मेरी आज जो पाठशाला होगी ये संस्कारों की पाठशाला होगी, जो अक्षर के ज्ञान से भी बहुत बड़ी हुआ करती है, जो स्कूल के ज्ञान से भी बहुत बड़ा हुआ करते हैं। एक शिक्षक वह है जो तुम्हें स्कूली पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, और एक मैं हूं जो तुम्हें जीवन जीने के सूत्र प्रदान करूंगा। ध्यान रखना, अकेली डिग्रियों से जीवन ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचता है। स्कूल में रहकर तुम डिग्रियां तो प्राप्त कर सकते हो, स्कूल में रहकर तुम उपाधियां तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बड़ी से बड़ी डिग्री वाला भी इंसान यहां पूजा नहीं जाता है। मैं इन बच्चों से पूछता हूं, कबीर कौन सी क्लास तक पढ़े थे? बताइए, कोई स्कूल में गए थे कबीर? बोलो, नहीं मालूम? कबीर एक भी क्लास तक नहीं पढ़े थे। कागज कलम छुई नहीं, मसी न लीनी हाथ। कभी जीवन में कबीर ने कागज नहीं छुए थे, कलम नहीं उठाई थी, और उन्होंने कभी स्याही से कुछ एक अक्षर भी नहीं लिखा था। करी कबीर दास को देखो, एक भी क्लास में वह पढ़े नहीं, कभी स्कूल नहीं गए। मैं आपसे पूछता हूं, सूरदास कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे? मीरा कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी? भगवान महावीर कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे? अरे ये वो महान आत्माएं इस धरती पर हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने कभी किताब नहीं उठाई और कापी नहीं उठाई। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ना कबीर पढ़ने गए, ना सूरदास पढ़ने गए, ना मीरा पढ़ने गई, ना महावीर पढ़ने गए, ना आचार्य कुंद स्कूल पढ़ने गए। लेकिन मजे की बात तो ये है, इन लोगों ने जीवन में एक भी डिग्री प्राप्त ना की, लेकिन इन लोगों ने ऐसा महान जीवन जिया कि आज कबीर पर हजारों लोग पीएचडी कर रहे हैं, आज मीरा पर पीएचडी की जा रही है, इन पर डिग्रियां ली जा रही हैं। जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उन पर हम पढ़ लिख करके पीएचडी करके डिग्री प्राप्त करते हैं। आप सोचिए, क्या केवल अक्षर के ज्ञान से जीवन महान होगा? नहीं मेरे भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने अक्षर तो नहीं पढ़े, लेकिन अनुभव की जिंदगी इन्होंने जी थी। मीरा ने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आप सोचिए, जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, उनकी कविताएं आज तुम्हारे पाठ्यक्रम में शामिल की जाती हैं, और जिंदगी बीत जाती है। साल भर सबसे ज्यादा खोपड़ी खराब तब होती है, अरे इनकी कविताएं और इनके काव्य में नहीं होती हैं। रटना पड़ता है, सूरदास का जीवन परिचय लिखो, कबीर का जीवन परिचय लिखो, मीरा का जीवन परिचय लिखो, इनका भाव पक्ष लिखो, इनका कला पक्ष लिखो, इनका साहित्य पक्ष लिखिए, इनकी भाषा शैली क्या थी। सोचिए, जिन्होंने कोई डिग्री नहीं प्राप्त की, हम डिग्री प्राप्त करने वाले उनके जीवन परिचय को रट रट के परीक्षाएं दिया करते हैं। अरे उनके जीवन से हम अपना जीवन महान बना लिया करते। केवल पढ़ो मत, कुछ जीवन में आचरण में भी उतारने का प्रयास करिए। कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते? हाथ उठाएं। एक, बाकी सब कंपाउंडर। कितने बच्चे हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं? ओहो, डॉक्टर कम, इंजीनियर ज्यादा। कितने बच्चे हैं जो सीए करना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं जो एमबीए करना चाहते हैं? कोई, अरे दो चार हैं। कितने बच्चे हैं जो राजनीतिक ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? क्या बात है। आपसे मैं निवेदन करूं, कितने बच्चे हैं जो साधु संत बनना चाहते हैं? एक। चलो, कुछ तो हमारी इज्जत रखी मेरे भाई, नहीं तो हम तो भारी बहुमत से हार जाते यहां पर। दो चार हैं। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, मैंने आपसे एक
कहा कि कौन सीए बनना चाहता है, कौन एमबीए करना चाहता है, कौन डॉक्टर बनना चाहता है, कौन इंजीनियर बनना चाहता है। बहुत से बच्चों ने हाथ उठा दिए। इंजीनियर बनने वालों की संख्या ज्यादा थी, डॉक्टर बनने वालों की संख्या कम थी। हर बच्चा सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, सीए बनूं, एमबीए करूं। हर बच्चे की ख्वाहिश है। किसी ने सोचा मैं राष्ट्रपति बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये बनो या ना बनो, मेरी एक बात याद रखना, डॉक्टर इंजीनियर बन सको या ना बन सको, मेरे बच्चों एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने का प्रयास जरूर करना। क्योंकि सच्चा और अच्छा इंसान 100 डॉक्टर से बढ़कर होता है, 100 इंजीनियर से बढ़कर होता है, हजार डिग्रियों से बढ़कर होता है। आप ये कहिए सबसे पहले कि सबसे पहले तो हम इंसान बनेंगे, हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, और इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। सबसे पहले इंसान बनिए। उसके बाद मैं कहूंगा आप ये कहिए सबसे पहले हम इंसान बनेंगे, उसके बाद हम हिंदुस्तानी बनकर के खड़े होंगे, हम भारतीय बनकर के खड़े होंगे, और उसके बाद फिर एमबीए करेंगे, उसके बाद सीए करेंगे। यदि इंसानियत जीवन में ना आई तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, किसी का कायाकल्प नहीं हो सकता है। अनैतिक आदमी किसी भी क्षेत्र में चला जाए वह अनैतिकता ही फैलाया करता है। एक नरेंद्र नाम का विद्यार्थी था, ध्यान रखिए, आपने पढ़ा होगा स्कूल में। नरेंद्र, ऐसी सोच उस व्यक्ति की, उस बालक की। 14 साल की उम्र में क्लास टीचर ने आकर के बच्चों से पूछा कि कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। पूरे क्लासरूम के बच्चों ने हाथ उठाया कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। टीचर ने पूछा कि नरेंद्र, क्या तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहते हो? नरेंद्र ने कहा कि नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। ये जो क्लासरूम में जितने बच्चे, इन्हें जाना है तो जाएं, लेकिन मैं नरेंद्र स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। तो बोले फिर क्या तुम नरक जाना चाहते हो? बोले नहीं, मैं नरक भी जाना नहीं चाहता हूं। तो फिर क्या करना चाहते हो? मालूम है 14 साल का मेरे हिंदुस्तान का बच्चा क्लासरूम में खड़े होकर कहता है कि मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं मैडम, लेकिन एक बात ध्यान रखना। फिर तुम क्या करना चाहते हो? बोले ना मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, ना मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, लेकिन मैं इस जीवन में स्वर्ग को धरती पे उतारना चाहता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग नहीं, जीते जी धरती कैसे स्वर्ग होती है, मैं यह करना चाहता हूं। मैं स्वर्ग को आसमान से उतार के जमीन पे लाना चाहता हूं। मान्यवर, वो नरेंद्र नाम का 14 साल का बच्चा, जिसने 14 साल में सपन देख लिया कि मैं स्वर्ग धरती पर उतार के रहूंगा, वो बच्चा आगे जाकर स्वामी विवेकानंद बनकर के खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, ऐसे लोग अपना कैरियर बनाते हैं, ध्यान रखिए। जिनके हौसले बुलंद हुआ करते हैं, जिनके जज्बात बुलंद हुआ करते हैं। अरे केवल पास हो जाने से, अच्छे नंबर लाने से कुछ नहीं होता है। अरे धड़ स्वर्ग को जो जमीन पर उतार देता है, वो भारत का भाग्य विधाता बनकर के खड़ा हो जाया करता। ऐसे जज्बात रखो। लोग सोचते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, अच्छे लोग गलत जगह जाके भी उसे अच्छा बना दिया करते हैं। बहुत खूबसूरत बनाओ अपना जीवन और अपनी शिक्षा और अपने विद्यालय को, ध्यान रखिए। इतना जज्बात रखो कि स्वर्ग जमीन पर उतार सके हम। अरे बहती गंगा में पानी पीना तो सबको आता है मेरे भाई, लेकिन चट्टान के सीने से जो पानी निकालता है वो दुनिया में महान कहलाया करता है, ध्यान रखना। गंगा में स्नान करना आसान है, लेकिन भगीरथ बन के गंगा को हिमालय से उतारकर और गंगा सागर तक ले जाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। जीवन में कुछ महान बनना है, कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य किया करो।
जीवन एक चुनौती है। अरे खाए पिए बड़े हो गए, ये काम तो जानवर भी कर लिया करता है, हम तो इंसान हैं और हमें दुनिया में कुछ अलग करके जाना है। मान्यवर, अपने अंदर वो जज्बात और जोश पैदा करो। एक बात ध्यान रखना, जीवन को लायक बनाने में 100 साल की जिंदगी भी कम पड़ जाती है। ये मत सोचो कि जीवन बहुत लंबा है। जीवन को महान और लायक बनाने में 100 साल भी कम पड़ जाते हैं, और जीवन को नालायक बनाने के लिए 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। 1 मिनट में हमारा जीवन बदल जाता है। जिंदगी पानी और आदमी का मन, पानी हमेशा नीचाई की ओर बहता है और आदमी का मन हमेशा नीचाई की ओर जाता है। अरे गंगा की धार में बहे तो क्या बहे, गंगा की धार के विपरीत बहकर बताओ तो समझना कि तुमने मानव जन्म लेकर कोई सार्थक काम। वही लोग महान हुए हैं जिन्होंने जीवन में कुछ हटके करने का प्रयास किया है। एक निवेदन है, 1000 लीटर दूध रखा हो और उसमें 1 बूंद नींबू की डाल दी जाए तो क्या होता है? बोलिए, इतना तो मालूम होगा ना। 1000 लीटर दूध में 1 बूंद नींबू की जाए तो वो 1 बूंद पूरे दूध को फाड़ के रख दिया करती है। और आपकी जिंदगी में एक भी अवगुण आ जाए तो पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हैं। एक भी अवगुण आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, ये प्रयास करिए। एक भी बुराई आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। आपने स्लेट पट्टी पर, आजकल तो बच्चे नहीं लिखते हैं, मेरे समय लिखे जाते थे छोटे बच्चे, स्लेट पट्टी पर यदि 1000 अक्षर लिखे हैं और 1 बूंद पानी डालकर यदि हाथ फेर दिया तो क्या होगा? बोलिए, सारे अक्षर मिट जाएंगे ना। कितनी भी अच्छी जिंदगी बना लो, एक भी अवगुण जिंदगी में आ गया तो सारी सच्चाई में पानी फिरने में ज्यादा देर नहीं लगा करता है। ये प्रयास करो कि कोई भी बुराई हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। यदि जीवन को महान और ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, एक भी बुराई हमारे जी। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसकी शादी नहीं होती थी। एक दिन लड़की वाले उसे देखने आए और जैसे ही देखने आए तो लड़की के पिता ने कहा कि मुल्ला, ये तो बताओ जरा, कभी तुमने शराब पी है? अरे बोले, शराब? मैंने जिंदगी में शराब में हाथ नहीं लगाया। अरे मैं तो शराब के नाम तक नहीं जानता, क्या रम होती है, क्या बिस्की होती है, क्या थर्रा होती है, क्या देसी होती है, मैं नाम भी नहीं जानता हूं। लड़की के पिता ने कहा, यार पूरे नाम बता रहा और तेरा नाम नहीं जानता हूं। अच्छा ये बात बताओ मुल्ला, तुम शराब नहीं पीते हो, एक बात और बताइए, मुझे अपनी लड़की तुम्हें देना है। एक बात बताओ, कभी तुमने जुआ खेला है? अरे बोले, जुआ? मैं तो ताश के पत्तों के नाम भी नहीं जानता कि हुकुम की बेगम क्या होती है और चिड़ी की इक्का क्या होता है। मैं तो जानता नहीं कि ईंट का बादशाह क्या होता है। मैं तो ये नहीं जानता कि लाल पान का गुलाम कौन होता है। मैं एक भी पत्ते को नहीं जानता हूं। मैंने हाथ में कभी ताश नहीं छुई है। बोले, यार मुल्ला, तुम में बड़े गुण ही गुण हैं, शराब पीते नहीं हो, जुआ खेलते नहीं हो। एक बात बताओ मुल्ला, कभी तुमने चोरी की है? अरे बोले, चोरी आज तक नहीं की मैंने। मुझे नहीं मालूम कौन से ब्लेड से कैसे जेब काटा जाता है, कैसे चैन खींची जाती है, आज तक मैंने नहीं की चोरी। अरे बोले, वाह मुल्ला, इसका मतलब कि तुम में अच्छाई ही अच्छाई है, एक भी बुराई तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम शराब नहीं पीते, तुम जुआ नहीं खेलते, तुम चोरी नहीं करते। ऐसा तो मैंने आदमी नहीं देखा कि एक भी अवगुण उसके अंदर ना हो। मुल्ला ने सिर झुकाया, बोले, वैसे तो मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं, लेकिन एक बुराई मेरे अंदर है। बोले, कौन सी बुराई तुम्हारे अंदर है? बोले, बस ज्यादा नहीं है, बस एक बुराई मेरे अंदर है। बोले, कौन सी बुराई तुम्हारे अंदर है? बोले, मैं झूठ बोलता हूं। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ को घर जाके समझ में आएगा। मैं झूठ बोलता, एक बुराई मेरे अंदर है। अब झूठ बोलता है, सोचिए आप, जो बच्चा झूठ बोलता है इसका मतलब वो चोरी भी करता है, इसका मतलब वह डाका भी डालता है, इसका मतलब वह शराब भी पीता है और वह जुआ भी। एक बुराई आ जाए जीवन में, सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। मानिए,
शिक्षाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं जो जीवन में बड़ी काम आई। मैं स्कूल में पढ़ता था, आपको मालूम हो कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, पहले हम लोग इंक पेन से लिखा करते थे। उस समय जेल पेन नहीं चलता था, और इंक पेन से लिखता है बच्चा तो ये समझ लो कि स्कूल की यूनिफॉर्म में फिर नील डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पॉकेट में रखता है शर्ट पूरी अपने आप नीली हो जाती है। वह इंक पेन था, लीक करता था। मेरी क्लास में सबसे कचरा राइटिंग थी। ऐसी राइटिंग थी कि मैं लिखूं और मैं ही नहीं पढ़ पाऊं। बाजू वाले से पूछता था, बता भैया मैंने क्या लिखा है। इतनी खराब राइटिंग, इतनी खराब राइटिंग। मेरे क्लास टीचर थे श्री डी भारत, ईसाई थे लेकिन बड़े अनुभवी थे, मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि कल सबकी नोटबुक चेक की जाएगी। मैं रोज तो लिखता नहीं था, यहां वहां से दोस्तों से मांगी, नोटबुक कॉपी की, रात भर लिखा, सुबह चेक कराना है, नहीं कराऊंगा तो रूल पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे। दूसरे दिन मैंने अपनी कॉपी चेक कराने को दी। जैसे ही मेज पर ले जाके कॉपी रखी, टीचर ने देखा और कॉपी ली और बड़े जोर से फेंक दी। बोले मैं ऐसी गंदी कॉपी चेक नहीं करता हूं, और मैं इसमें क्या चेक करूं, ना इसमें अक्षर समझ में आते हैं कि तुमने लिखा क्या है। और ऐसे लिखता था और नीचे पहुंच जाता था। सोचिए, विचार करिए, मध्य प्रदेश से लिखना शुरू हुआ और लंका पे लाइन समाप्त होती थी, टेढ़े मेढ़े अक्षर आते थे। उन्होंने कहा ऐसी कॉपी कोई चेक नहीं कर सकता है। और उस दिन ये दुर्घटना और घट गई कि लिखते समय पेन लीक किया और कॉपी में एक धब्बा पड़ गया। टीचर ने ली और कॉपी फेंक दी। मैं कभी गंदी कॉपी चेक नहीं करता हूं। मुझे इतनी बेइज्जती हुई उस क्लास में। और दुर्भाग्य तो ये था मेरे साथ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें लड़के और लड़की साथ साथ पढ़ा करते थे। अब सोचिए, कॉपी फेंके और लड़कियां जोर से हंस दें, उस समय तो इतनी बेइज्जती होती है। अरे सिर चेहरा लाल हो गया शर्म से। कॉपी फेंकी, बोले मैं ऐसे गधे बच्चों की कॉपी चेक नहीं करता हूं। मेरी आंख में आंसू आए। छोटा सा था, 8वीं क्लास में। मैंने अपनी कॉपी उठाई और जाने लगा। टीचर ने कहा इधर आओ, मुझे पास बुलाया और मेरे हाथ में 3 रूल मारे। पहले वो वाले रूल चलते थे काले वाले जिससे लाइन खींची जाती है। 3 रूल मारे। वो रूल की मार की आज भी मेरे हाथ में पीड़ा होगी। आज भी जब जब याद करो तो वो रूल की मार याद आती है। 3 डंडे मारे उन्होंने और कहा कि क्लास में पढ़ने आते हो या माँ बाप का नाम बदनाम करने आते हो। इतना पैसा खर्च करते हैं माँ बाप और यहां मटर गश्ती करते हो। तुमको मालूम है जीवन को महान बनाना है तो ये समय निकल गया तो दोबारा आने वाला। उन्होंने मुझे समझाया, बोले इधर आओ। 3 बातें उन्होंने मुझे समझाई। मैंने वो 3 बातें मानी। पहली बात उन्होंने कहा, बेटा कभी भी अपने से कम बुद्धि वालों की संगति मत करना। मैं आपसे भी कहता हूं, आप यदि पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं तो और ज्यादा कमजोर दोस्तों को दोस्त मत बनाना, बल्कि क्लास में जो अच्छे नंबर आता है उसके साथ दोस्ती प्रारंभ कर दो। तुम्हारे नंबरों को बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, गधे बच्चों के साथ, भीख बच्चों के साथ संगति करोगे तो ध्यान रखना आपकी पढ़ाई का स्टेटस लो हो जाएगा, आपकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। जो गाली गलौज करते हो, जो गंदी बातें करते हो, ऐसे बच्चों की संगति छोड़ दो। एक बात ध्यान रखना, अरे जिंदगी में सही दोस्त ना मिले तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजारना, लेकिन गलत लड़के की दोस्ती कभी अपने जीवन में मत करना। अरे अकेला जीवन गुजार देना। मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं कमजोर बच्चों के साथ दोस्ती करता था तो हर साल रिजल्ट मेरा ऐसा पास होता था मान लो धक्के लगा के पास हुए हो। और जब मेरे टीचर ने समझाया इंटेलिजेंट बच्चों के साथ घूमा करो, उनके साथ रहा करो, उनके साथ बैठा करो, मैंने वह प्रक्रिया अपनाई। मान्यवर
मैं अपनी क्लास में कोई ज्यादा होशियार बच्चा नहीं था, बड़ी मुश्किल से पास होता था। लेकिन 3 साल जब मैंने होशियार बच्चों की संगति की तो केवल पासिंग मार्क लाने वाला मैं बच्चा एक दिन इतना बढ़ा कि 70% मार्क उस क्लास में लाना हमने शुरू कर दिए। उस टीचर ने बड़ा गर्व किया हम पर। ध्यान रखा, अपने से नीचे वालों की संगति जीवन में कभी मत करना, वरना जिंदगी तुम्हारी नीचाई पर चली जाएगी। ऊंची सोच वालों की दोस्ती करो तो जीवन ऊंचा उठेगा। एक बात ध्यान रखना, जीवन में बुराइयां जब भी आती हैं, माँ बाप से नहीं आती हैं, रिश्तेदारों से कोई बुराई नहीं आती है। पहली बार सिगरेट पीना हमारा दोस्त सिखाया करता है, पहली बार स्कूल से भागना हमारा दोस्त सिखाया करता है, पहली बार गलत काम करना हमारे दोस्त सिखाया करते हैं, मसाला खाना दोस्त सिखाया करते हैं। मान्यवर, ऐसे दोस्तों को आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोस्त आज स्कूल में तो तुम्हारे साथ हैं, जब स्कूल के बाहर पढ़ लिख के निकलोगे और ये बुराइयां साथ ले गए तो ये दुनिया है मेरे बच्चों, ये माल में साथ देती है लेकिन मार में दुनिया साथ नहीं देती है। मार पड़ती है तो फिर अकेले पड़ती है, कोई भी दोस्त हमारा साथ। गलत लोगों की संगति कभी मत करो। अरे 100 गलत दोस्तों से एक अच्छा दुश्मन अच्छा हुआ करता है, ध्यान रखिए। ऐसे बच्चों की दोस्ती छोड़ दीजिए। दूसरी बात उन्होंने मुझे सिखाई कि मेरी राइटिंग बहुत खराब थी। उन्होंने कहा राइटिंग सुधारो। मैंने कहा सर सुधरती नहीं है। बोले सुधरेगी। मेरी एक आदत थी कि जब मैं लिखता था कलम से, मैं आपको भी राइटिंग सुधारने के नुस्खे बता रहा हूं। ध्यान रखना, जिसके अक्षर सुंदर होते हैं उसका आचरण भी सुंदर हो जाया करता है। और आजकल तो एक ऐसी पद्धति आई है जो राइटिंग से तुम्हारा पूरा भविष्य बता दिया करते हैं। ना कुंडली की जरूरत है, ना रेखाओं की जरूरत है, अक्षर देखकर पता चल जाता है इस व्यक्ति का चाल चलन कैसा होगा, इस व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा। अक्षर बहुत सुंदर बनाओ। उन्होंने, मैं क्या करता था लिखते समय, पेन को बहुत नीचे से पकड़ता था। पेन को जितना नीचे से पकड़ोगे उतने अक्षर खराब आएंगे। उन्होंने कहा पेन को जरा ऊपर पकड़ के लिखो। 1-2 दिन परेशानी होती है, 3-4 दिन परेशानी होगी, उसके बाद आदत पड़ जाए तो अक्षर अपने आप सुंदर आ जाएंगे। और पेन को कभी भी घसीट करके मत लिखिए, वरना राइटिंग आपकी बिगड़ जाएगी। पेन को उठा करके लिखेंगे तो अक्षर बड़े सुंदर आएंगे। और पेन ज्यादा पीछे यहां भी मत पकड़ लेना, ना ज्यादा दूर होना चाहिए ना ज्यादा पास होना चाहिए, हल्के हाथ से पेन को पकड़ो। मैं कहता हूं कि जो बच्चा 8 दिन ये प्रयास कर लेगा, 9वें दिन मुझसे बोलना, जिसकी राइटिंग खराब है क्लास में सबसे सुंदर राइटिंग होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अभ्यास करिए। उन्होंने मुझसे कहा बेटे 6 महीने अभ्यास कर ले, तेरी राइटिंग बहुत सुंदर हो जाएगी। और बहुत लिखना सिखाया। स्कूल में क्या होता है, एक फेयर कॉपी होती है और एक रफ कॉपी होती है। और बच्चों के जब जब अक्षर बिगड़ते हैं तो रफ कॉपी से अक्षर बिगड़ा करते हैं, क्योंकि वह जल्दी जल्दी लिखते हैं। थोड़ा सा धीरे लिखने का प्रयास करो, पेन को उठा कर लिखने का प्रयास करो। मैं कहता हूं ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जो बदली ना जाए। और मैंने 6 महीने प्रयास किया। जिस दिन टीचर ने मेरी कॉपी चेक की, उन्होंने कहा ये कॉपी किसकी है? मैंने कहा सर मेरी है। तो बोले तुमने लिखा है या किसी और से लिखवाया है? मैंने कहा सर मैंने लिखा है। उन्होंने कहा लिख के दिखाओ। जैसे ही मैंने कॉपी में लिख कर दिखाया, पहली बार उस टीचर ने जो 3 डंडे मारे थे, मेरी पीठ ठोंकी और अपने जेब में लगी हुई कलम मुझे इनाम में दी। अब तुम्हारी क्लास में सबसे सुंदर राइटिंग हो गई। मान्यवर, सुधारिए। जीवन ही नहीं सुधारना है, अक्षरों को भी सुधारने का प्रयास करना है। तीसरी बात उन्होंने मुझे समझाई, मेरे जीवन में बहुत काम आई। उन्होंने कहा काम कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, बड़े तरीके से करो और बड़े सलीके से करो।
मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, तुम्हारे स्कूल में गरीब बच्चे भी होंगे जिनके पास 2 जोड़ी 3 जोड़ी ही कपड़े हुआ करते हैं, और अमीर बच्चे भी होंगे जिनके पास 10-10, 20-20 जोड़ी कपड़े हुआ करते हैं। मेरे टीचर ने मुझे समझाया कि बेटा भले 2 जोड़ी कपड़े हों, लेकिन कपड़े कभी गंदे मत पहनना, कपड़े साफ पहनो। और 100 जोड़ी कपड़े हैं और गंदे पहनते हो तो 100 जोड़ी कपड़े बेकार हुआ करते हैं और 2 जोड़ी कपड़े बहुत अच्छे हुआ करते हैं। साफ सफाई से रहो। जिसके नाखून बढ़ रहे हो, नाखूनों में काला काला मैल लगा हो, जो बच्चे नाखून चबाते हैं, मुंह में उंगलियां डाले रहते हैं, हजारों तरह की बीमारियां शरीर में आ जाया करती हैं। आज बचपना है, पता नहीं चल रहा है, आगे जाकर आपका जीवन ना जान अनेकों प्रकार की बीमारियों से घिर जाएगा। नाखूनों को साफ रखो, गंदा मत रखिए। और ऐसे रोटी खाओ अपने घर में, मैं तो कहता हूं अकेली दाल रोटी हो, लेकिन इतनी सफाई से खाना कि बाजू वाला भी तुम्हारे साथ रोटी खाने को बैठ जाए। अरे गंदगी से मत खाना कि खाया कम और थाली के बाहर फैलाया ज्यादा। कई ऐसे बच्चे खाते हैं चावल की पूरी उंगलियां मुंह के अंदर चली जाती हैं, देख करके इतनी घिन आती है उनको। मान्यवर, ये बात बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। यही तो तुम्हारे संस्कार हैं, यही तो तुम्हारी आदतें हैं। स्कूल में जाकर डिग्रियां ही प्राप्त ना करो, बल्कि जीवन को बदलने का भी प्रयास अपने जीवन में करिए। मान्यवर, ध्यान, ये 3 बातें मैंने अपने गुरु की मानी, तो आप विश्वास करें, जो बच्चा स्कूल में सबसे पीछे और वीक था, आज उसी बच्चे को हजारों लोग उसके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं और हजारों लोग उसके प्रवचन में लालायित हुआ करते हैं। महान बनाओ जीवन मेरे भाई। प्रकृति मिट्टी देती है, ध्यान रखना। भगवान मिट्टी देता है इस जगत को, भाग्य से मिट्टी मिला करती है, लेकिन ध्यान रखना, प्रकृति मिट्टी तो देती है, लेकिन घड़ा तो हमें ही बनाना पड़ता है और मंगल कलश हमें ही बनाना पड़ता है। आपको मनुष्य का जन्म मिला है, आप सृष्टि पर आए हैं, अब मानव से महामानव तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। ना इसमें भाग्य साथ देगा, ना इसमें किस्मत साथ देगी, ना इसमें भगवान तुम्हारा साथ देगा। बाजार से कपड़े लाते हो, अरे कपड़े लाना सबके बस की बात है, लेकिन सिलना तो किसी दर्जी को पड़ता है। सिलता तो वही है जिसमें हुनर हुआ करता है। अरे इंसान महान वही बनता है जिसमें कोई ना कोई हुनर हुआ। एक ना एक हुनर अपने जीवन में जरूर पैदा करो, महान होगा आपका जीवन। नौकरियों के चक्कर में धक्के मत खाना। आरक्षण की नीति ऐसी नीति आ गई है कि सवर्ण लोग कितना भी पढ़ लिख जाएं, अच्छे से अच्छे नंबर आए तो भी नौकरियों के लिए धक्के खाते फिरते हैं। मैं मान्यवर आपसे कह सकता हूं कि स्कूल की पढ़ाई आपको आजीविका दे सकती है, लेकिन मैं आपको जीवन निर्वाह के नहीं, जीवन निर्माण की कला सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा जीवन बनाओ, नौकरी मिले या ना मिले, स्वाभिमान का जीवन जीना और इज्जत की जिंदगी जीना। ध्यान रखना। एक बच्चा था, बीए पास हो गया, बहुत गरीब था, जैसे तैसे मां बाप ने पढ़ाया और लिखाया, मेरे पास आता था। उसकी गरीबी देखकर मैंने उस बच्चे से कहा कि मैं तुझे अपने भक्त से कहकर हेल्प करा देता हूं, कुछ पैसे ले ले। जानते हो उस बच्चे ने मुझसे क्या कहा? महाराज, मैं किसी की दया की और हेल्प की जिंदगी नहीं जिया करता हूं, और आपको यदि दया आ रही है मुझ पर तो मैं दया का पात्र नहीं हूं। गरीबी कभी भी दया का पात्र नहीं हुआ करती है। यदि आपको मेरी सहायता करना है तो आप मुझे पैसा मत दीजिए, आप मुझे काम दीजिए, काम करके पैसा तो मैं खुद कमा लूंगा। ध्यान रखिए, जो बच्चे इतना हौसला रखते हैं उनका कैरियर बहुत अच्छा बना करता है, उनका जीवन बहुत महान बना करता है। उस बच्चे को मैंने कहा ठीक है, मेरे प्रवचन की सीडियां बनती हैं, इन सीडियों को लेकर के कॉपी में लिखो और लिख करके मुझे दो, मैं किताबें छपवाऊंगा अपनी। उसने कहा ठीक है मान्यवर,
एक सीडी को लिखने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को पैसे की जरूरत थी। एक दिन में उसने 4-4 सीडियां लिखी, ना रात सोया ना जग विश्राम किया। 4-4 सीडियां मेरे प्रवचन की लिखता था, लिख करके देता था, किताब छपती थी। और जो मेहनताना मैं देता था, एक दिन मैंने उसे कहा कि तुझे 1000 रुपए सीडी मिलता है, मैं तुझे 2000 देता हूं, तू रात रात नहीं सोता है। उस बच्चे ने कहा नहीं महाराज, ये 1000 रुपए आप किसी और को देना, मैं तो उतना ही लूंगा जितना मेरा हक बना करता है और जितनी मेरी भाग्य में जितना मेरा परिश्रम हुआ करता है। बोलिए बच्चों, ऐसे बच्चे ध्यान रखो। वो बच्चा जो मेरी किताबें लिखता था, आप सोचो इतना स्वाभिमान उसके अंदर था। आज वो एक किसी शहर में बहुत बड़ा बुक स्टॉल का मालिक बन करके बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, स्वाभिमान की जिंदगी जियो, किसी से हेल्प मत मांगो। मानव का तन मिला है, हाथ मत फैलाओ। जो भी कमाओ अपनी किस्मत से और पुरुषार्थ से कमाने का प्रयास करिए। पढ़ना लिखना है तो किसी टीचर ने हेल्प करके यदि तुम्हें पास भी कर दिया, रुपए पैसे देके पास भी हो गए, तो उससे मिलेगा क्या तुमको? बोलिए, अपनी मेहनत से कमाओ। मैं तो कहता हूं पैसा खिला के यदि 80% भी ले आए तो वो सुख चैन ना मिलेगा, और ईमानदारी से यदि 50% भी लाते हो तो जब मार्कशीट मिलेगी तो भीतर की खुशियां प्राप्त हुआ करती हैं, भीतर का आनंद प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, स्कूल मत बदलिए। स्कूल बदलने से क्लास नहीं बढ़ा करती है, जो अपनी बुद्धि को बदल लेता है। अरे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर के आ जाते हैं, वह भी अपने स्कूल का नाम रोशन है। ये भ्रांति बन गई है कि अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। नहीं मेरे भाई, घटिया स्कूल में भी मेरिट में नाम आया करता है। आज गांव के बच्चे भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर के आते हैं। ध्यान रखिए, अब्दुल कलाम किसी शहर के नहीं थे, गांव के रहने वाले थे। सोचिए, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मान्यवर, विचार करिए,